हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय मात्रक एवं मापन अर्थात यूनिट एंड मेजरमेंट के पार्ट 2 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज हम किन किन विषयों को समझेंगे। तो आज हम इसमें सार्थक अंकों और मापन में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के कुछ नियम हैं उनके बारे में समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सार्थक अंक अर्थात सिग्निफिकेंट नंबर को समझने से पहले यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जैसे अगर कोई भी साधारण पैमाना है, आपने एक छड़ ली जैसे ये है, तो इसकी लंबाई अगर आपने नापी, जो आपके पास सीधे जो सेंटीमीटर में स्केल होता है 15 सेंटीमीटर वाला या जो बड़ा स्केल होता है उससे अगर आपने नापा, तो यदि माप 4.7 सेंटीमीटर और 4.8 सेंटीमीटर के बीच में आ रही हो, तो क्या आप उसको 4.75 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? तो थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि क्या आप उसे 4.75 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? तो इस माप को आप 4.75 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने एक शब्द सुना होगा अल्पतमांक। तो वो जो साधारण पैमाना होता है या जो सेंटीमीटर में होता है, उसका जो अल्पतमांक यानी कि जो सबसे छोटी माप जो वो नाप सकता है वो 0.1 सेंटीमीटर होती है। तो इसीलिए वो 0.71 सेंटीमीटर होती है। तो 4.7 में जब आप 0.1 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो आपके पास ये 4.8 आ जाएगा। तो 4.75 सेंटीमीटर तो आया ही नहीं उनके बीच में। इसी वजह से आप उसे 4.75 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे अगर आप देखें एक और उदाहरण में वर्नियर कैलिपर्स, इसका नाम भी शायद आपने सुना होगा या आप आगे इसके एक्सपेरिमेंट को करेंगे कक्षा 11 में। तो इसमें वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक होता है, जो सबसे मिनिमम माप ये नाप सकता है, वो 0.01 सेंटीमीटर होती है। तो उसकी सहायता से आप इस छड़ की लंबाई को 4.75 सेंटीमीटर लिख सकते थे। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, एक तो अल्पतमांक के बारे में, और एक और चीज़ आपको, क्योंकि ये सार्थक अंकों से ज़्यादा रिलेटेड है, एक दो चीज़ें मैं समझाना चाहूँगी। एक होती है यथार्थता और एक होती है परिशुद्धता। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि अगर कोई छड़ की लंबाई थी, यही छड़ की लंबाई 4.8 सेंटीमीटर आ रही है, जो उसकी वास्तविक है, जो नापी गई है और उसके ऊपर लिखी गई है। अब आपने जब साधारण पैमाने से नापा तो वो 4.7 या 4.8 के बीच में आई, तो आपने कहा 4.7 आई। आप 4.8 ही नहीं कह सकते, तो आपने कहा 4.7 आई। और आपने वर्नियर कैलिपर से नापा तो 4.75 सेंटीमीटर आई। तो ज़्यादा 4.8 के पास कौन है? 4.75 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे कि ये ज़्यादा यथार्थतापूर्वक नापी गई है क्योंकि ये वास्तविक मान के ज़्यादा निकट है। तो उसे यथार्थतापूर्वक कहते हैं। और परिशुद्धता कहते हैं कि अगर कोई भी माप जिस स्केल से नापी गई है उस स्केल का विभेदन कितना हुआ है, कितना उस स्केल को बांटा गया है, तो किस रेजोल्यूशन, विभेदन यानी किस रेजोल्यूशन से उसको नापा गया है, तो वो किसका होगा? इस वर्नियर कैलिपर्स का, क्योंकि उसके जो स्केल होगा उसको आपने और छोटा किया है, उसको और बांटा है, 0.01 सेंटीमीटर किया है। इसमें तो 0.1 सेंटीमीटर था क्योंकि, तो वो ज़्यादा अधिक परिशुद्ध होगा। अब ये जो मैंने दो शब्द बताए हैं ये आपके सार्थक अंकों में बहुत काम आने वाले हैं। यहीं से आगे हम सीखते हैं कि सार्थक अंक क्या होते हैं। क्योंकि जैसे अगर किसी छड़ की लंबाई किसी ने ऐसे लिखी 4.789 सेंटीमीटर, तो एकदम से किसी को समझ नहीं आएगा सेंटीमीटर में इतना कैसे किसी ने नाप दिया या फिर कितना बड़ा। तो इसीलिए ये थोड़ा भ्रामक हो सकता है, कंफ्यूजिंग हो सकता है कि आपने कितने भी अंक लिख दिए। इसीलिए किसी की भी माप को नापते समय कुछ सार्थक अंक लिखने ज़रूरी होते हैं, सार्थक अंकों की संख्या लिखनी ज़रूरी होती है, तो वहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर काम आते हैं। तो यहाँ से हम समझ गए, जैसे मैंने आपको लंबाई का एग्जाम्पल दिया, तो किसी भी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए जो प्रयुक्त अंक होते हैं उनकी संख्या को आप सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं। और मापन के परिणामों में आप सार्थक अंक कैसे लिखते हैं? विश्वसनीय अंकों को लिखते हैं और प्रथम अनिश्चित अंक को। ये आगे आप समझेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या, विश्वसनीय अंक और प्रथम अनिश्चित अंक। और मापन में सार्थक अंकों की संख्या से ज़्यादा अगर आप लिखेंगे तो वो कंफ्यूजिंग यानी भ्रामक हो सकता है, और मापन में उसकी परिशुद्धता जिससे कि स्पष्ट नहीं हो पाएगी, जो मैं आपको पीछे वाली स्लाइड में समझा चुकी हूँ। जैसे आपके लिए एग्जाम्पल है, एक लोलक का अगर दोलन काल यानी जितने टाइम में उसने दोलन किया, तो वो 1.62 सेकेंड आ रहा है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है। ये मैं आपको बताऊंगी, सिखाऊंगी कि ये सार्थक अंकों की संख्या 3 कैसे आई। तो इसमें विश्वसनीय अंक आप देखें तो 1 है, और जो 62 है वो 2 अनिश्चित अंक हो गए आपके पास। तो इस तरीके से हमने सार्थक अंकों को लिखा। लेकिन आगे हम सीखेंगे इसमें 3 सार्थक अंक कैसे आए। तो अब उसके नियमों को सीखते हैं।
यहाँ पे भी मैंने एक क्वेश्चन से हम इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे क्या मात्रक अगर हम बदल दें तो सार्थक अंकों की संख्या बदलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो हम देखते हैं कि ये क्या बदलनी चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे अगर आपने एक लंबाई को सेंटीमीटर में लिखा, तो वो अगर इतनी थी, अगर आपने उसी लंबाई को मीटर में लिखा, इसको 10 से गुणा इसको सेंटीमीटर में था तो इसे भाग देंगे 100 से, तो मीटर में लिखा जाएगा। अगर आपने उसी को मिलीमीटर में लिखा तो वो इतनी आएगी, और अगर आपने इसे माइक्रोमीटर में लिखा तो वो इतनी आ जाएगी। तो अगर आपने एक लंबाई को सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर और माइक्रोमीटर में लिखा, तो क्या आपके चारों में सार्थक अंकों की संख्या अलग अलग होगी? जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 है। ये हम अभी आगे सीखेंगे कि ये 4 कैसे आई। तो इसमें 4 सार्थक अंकों की संख्या है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4। तो मात्रक अगर हम बदल भी दें, सार्थक अंकों की संख्या बदलती नहीं है। ये हमें समझ आया यहाँ से। अब सार्थक अंकों की संख्या 4 कैसे है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। अब हम रूल्स को सीखते हैं। जैसे आपके पास मैंने अब चारों लंबाइयाँ नहीं लिखी, केवल सेंटीमीटर और मिलीमीटर में लिखी। तो अब जैसे यहाँ पे जो लंबाई में 4 सार्थक अंक कैसे आए थे, हमेशा याद रखिएगा किसी भी माप में जो अशून्य अंक होते हैं सारे, जैसे अशून्य अंक यानी कि जो शून्य नहीं है, तो वो सार्थक अंक होंगे ही होंगे। जैसे ये 2, 3, 8 है, तो अब आप कहेंगे यहाँ पे तो 3 ही होने चाहिए। खैर, ज़ीरो से भी रिलेटेड मैं आपको भी नियमों को बताऊंगी। और यहाँ पे भी 4 ही सार्थक अंक है, तो वो ज़ीरो वाला नियम भी आगे हम सीखेंगे। पहले ये चीज़ आप याद रखिए, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे। अब दशमलव बिंदु की स्थिति का ध्यान रखे बिना दो अशून्य अंकों के बीच के सभी अंक क्या होंगे? आपके सार्थक अंक होंगे। जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर वाले में 2.308 है, तो 3 और 8 के बीच का जो शून्य है, दो अशून्य अंकों के बीच में है, तो वो भी एक सार्थक अंक होगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे ये इसमें और इसमें वो 4 सार्थक अंक क्यों हैं, क्योंकि दो अशून्य अंकों के बीच का जो ज़ीरो है वो भी एक सार्थक अंक होगा, इस वजह से। अब जैसे ये एक लंबाई है, इस लंबाई में ये जो डबल ज़ीरो लिखे हैं, जैसे दशमलव के बाद जो डबल ज़ीरो हैं, वो किन्हीं दो अशून्य अंकों के बीच नहीं है, तो ये आपके सार्थक अंक नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वो केवल 3 होगी। ये आपके 0 0 नहीं गिने जाएंगे सार्थक अंकों में। अब इसके बाद एक और नियम आपका ये है कि दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद के शून्य अंक सार्थक नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास दशमलव नहीं है, तो आपके पास ये 8 है, ये 8 अशून्य अंक है। अब इस अशून्य अंक के बाद एक ज़ीरो आ रहा है, तो वो आपका सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि इस संख्या में दशमलव नहीं था, इस वजह से नहीं। तो इस वजह से हम यहाँ पे इस ज़ीरो को सार्थक अंक नहीं कहेंगे, और यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे केवल 4 सार्थक अंक हमारे पास आए हैं। अब हमारे पास एक नया नियम ये है, दूसरा नियम ये है कि एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो, एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो, उसमें अंतिम शून्य भी सार्थक अंक होंगे। जैसे यहाँ पे दशमलव नहीं था, तो जो अंतिम शून्य था, चाहे वो अशून्य अंक के बाद ही हो, वो सार्थक अंक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसमें दशमलव बिंदु है, तो ये जो 0.00 वाला तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो इस नियम के हिसाब से नहीं होगा। लेकिन ये जो अशून्य अंक के बाद शून्य है, वो फिर सार्थक अंक होंगे, तो इसमें फिर सार्थक अंकों की संख्या आपके पास 4 हो जाएगी। तो ये कुछ नियम है आपके पास। आगे चलते हैं। अब जैसे किसी वस्तु की लंबाई अगर आपने मीटर में इतनी नापी, 4.700 मीटर, तो यहाँ पे आपने परिशुद्धता के लिए ये डबल ज़ीरो लिखा है, 4.700 मीटर। अब जैसे इसको आप 4.7 मीटर भी लिख सकते थे, लेकिन ये जो 4.700 मीटर है, 00 आपने परिशुद्धता के लिए, आपने ये विभेदन को दिखाने के लिए ये लिखा है। अगर आपने यहाँ पे फिर से मैं बता रही हूँ कि अगर आपने मात्रकों को भी चेंज कर दिया, तो भी आपके पास उसकी परिशुद्धता पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पास 4 ही सार्थक अंकों की संख्या होगी, चाहे आपने सेंटीमीटर में भी लिखा, किलोमीटर में भी लिखा, मिलीमीटर में भी लिखा। कि हम सबसे पहले हमने सीखा है कि मात्रक बदल दिए तो भी सार्थक अंक नहीं बदलेंगे। अब हम एक और चीज़ सीखते हैं कि 10 की घात 10 के रूप में जब आप व्यक्त करके लिखते हैं किसी भी संख्या को, जैसे आप इन्हीं को जब लिखेंगे तो तब आप लिखते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? जैसे आपने पृथ्वी के व्यास को, अगर आपने पृथ्वी के व्यास को ये लिखा 1.27 इंटू 10 की घात 7 मीटर, तो ये बता रहा है कि जो पृथ्वी का व्यास है वो 10 की घात 7 मीटर की कोटि के रूप में आप बता रहे हैं कि इतने के बराबर है, 10 की घात 7 मीटर की कोटि के बराबर है। आपको भले इतना नहीं पता होगा, लेकिन 10 की घात 7 मीटर की कोटि का है, आप ये बता रहे हो, तो वो एक परिमाण की कोटि के रूप में भी बताता है।
और एक और चीज़, अगर 10 की घात 10 किसी भी संख्या में लिखा है तो वो सार्थक अंक बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे अगर आप इसी को 4.700 मीटर को ऐसे भी लिख सकते थे कि जैसे 4.700, ये तो आपने मीटर में लिखा, जब आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा किससे गुणा करेंगे, 10 की घात 2 से, यानी 100 से, तो 10 की घात 2 से, तो अभी भी देखिए ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये 4.700, इसमें 4 सार्थक अंक थे, तो ये जो 10 की घात 2 है इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो हमें एक चीज़ और समझ आई कि 10 की घात वाले जो अंक होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होंगे, ये इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे आप किलोमीटर मिलीमीटर के लिए भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे ये लिखा है जो मैं आपको समझा रही थी वो मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे अगर आपने इसमें लिखा तो भी 4 सार्थक अंक होंगे, तो ये 10 की घात वाला सार्थक अंक नहीं होगा। यहाँ पे ये 10 की घात -3 वाला सार्थक अंक नहीं होगा, तो वो चीज़ है ये। तो एक और चीज़ आपके पास ये है कि एक से छोटी संख्या में दशमलव के बाईं ओर स्थित शून्य कभी भी सार्थक अंक नहीं होता है। जैसे ये जो संख्या है वो 1 से छोटी है, क्योंकि 0.1250 है, तो खैर 0 दिख गया शुरू में, तो ये 1 से छोटी है। तो ये जो शुरू का शून्य दशमलव के बाईं ओर जो शून्य होगा वो कभी भी सार्थक अंक नहीं होगा। जैसे आप पीछे वाली स्लाइड में भी कहीं पर भी देखें तो 0. अगर मैं 47 लिख रही हूँ तो ये 0 सार्थक अंक नहीं होगा दशमलव के, क्योंकि ये बाईं ओर है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसी पे आगे चलते हुए एक दूसरा अगला नियम ये है, नियम भी नहीं पर एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है सार्थक अंकों में। जैसे अगर ये है r बराबर d/2 या s बराबर 2πr या किसी भी ऐसे फॉर्मूले में, जैसे यहाँ पे ये विभाज्य है, यहाँ पे ये 2 गुणक है, तो उसमें अनंत सार्थक अंक होंगे, क्योंकि ये जो 2 है इसको आप 2.0 लिख सकते हैं। जब आप 2.0 लिखेंगे, 2.00 लिखेंगे तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या बढ़ती जाती है, और पॉइंट के बाद के 0 तो आप मानने पड़ेंगे आपको। तो इसीलिए हम उसमें कहते हैं कि उसमें अनंत सार्थक अंक होंगे, क्योंकि ये जो पूरी संख्या है वो 2 से डिवाइड हो रही है, और 2 तो आप यथार्थतापूर्वक उसको नापा गया होगा, इसलिए। तो बस ये एक चीज़ है जो ध्यान में रखनी है। पर जो पिछली स्लाइड में और ये वाला नियम जो हमने पढ़ा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम आगे सार्थक अंकों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है बस। तो आज हमने इस वीडियो में ये चीज़ें समझी हैं। सबसे पहले तो हमने समझा है कि अगर त्रुटियाँ होती हैं, एरर होते हैं तभी हमें मापन के परिणामों में क्या मिलती हैं, त्रुटियाँ जब मिलती हैं, आप मापते हैं तो त्रुटियाँ मिलती हैं, तो ज़रूरी होता है कि आप ये बता पाएँ कि आपने मापन को कितनी परिशुद्धता यथार्थतापूर्वक मापा है। वहाँ पर आपके पास सार्थक अंक आते हैं। सार्थक अंक वो अंक होते हैं जिनको आप किसी भी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए लिखते हैं। फिर हमने ये देखा कि सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम होते हैं, जिसमें सबसे पहला सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। दशमलव की स्थिति के आधार पर हमने कुछ नियमों को समझा कि दशमलव बिंदु की स्थिति का ध्यान रखें, दो अशून्य अंकों के बीच के दो अशून्य अंक थे उनके बीच में एक शून्य होगा तो वो सार्थक अंक होगा। फिर हमने ये देखा कि दशमलव रहित संख्या है, अगर दाईं ओर के जो शून्य अंक होंगे अशून्य अंक के बाद वो सार्थक अंक नहीं होंगे। उसके बाद हमने देखा कि अगर दशमलव वाली संख्या है तो जो लास्ट के 0 होंगे वो भी सार्थक अंक होंगे। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बस उसके बाद आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। फिर हमने देखा कि 10 की घात 10 के रूप में जो अंक होंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे, ये जो मैंने आपको सेकेंड लास्ट स्लाइड में भी बताया था। और अगली वीडियो में हम सीखेंगे कुछ सार्थक अंकों से संबंधित प्रश्न। तो आपको ये नियम बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आप उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के कुछ और नियम अंकीय संक्रियाओं के, लेकिन उनको हम समझेंगे। अभी के लिए थैंक यू।